हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी हमें जैसे कि न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पता चल गया कि सितंबर तक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन नहीं होने वाला है। कितना इजी है यार आप लोगों के लिए घर पे बैठ के पढ़ना। देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में जो है वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, पूरी क्लास के सामने वो नहीं पूछ पाते हैं कि कहाँ पे क्या डाउट है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है, कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है, जो मन में आए वो लिखो, कमेंट करो और हमसे पूछ लो। मैं आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट है, अगर डाउट ना भी है ना तो भी कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियोस, कोई फीडबैक है वो भी हमें दीजिएगा। तो आज हमने जो पिछले जो वीडियो में हमने किया था वो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स किए थे। एग्जांपल्स क्यों किए थे, मैंने आपको बताया था कि बिना एग्जांपल्स के हमें जो है वो एक्सरसाइजेस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो हमने एग्जांपल्स कर लिए थे। आई होप आपको सबको वो एग्जांपल समझ आ गए हैं। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सारे जो हैं थोड़े ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और सिंपल है, जो हमने एग्जांपल्स में किए थे वैसे ही क्वेश्चन है। जल्दी से ख़त्म कर देंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हम है थोड़ा सा काफ़ी पीछे रह गए हैं। हम अभी फर्स्ट चैप्टर पे हैं और हमें बहुत कुछ करना है, अभी बाकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज इक्ल्यूड्स डिवीजन एलोग्रिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें यहाँ पे जो है नंबर्स दिए हैं, इनके बीच में HCF निकालना है। किसके द्वारा हमें इक्ल्यूड्स डिवीजन एलोग्रिथम से इनका LCM निकालना है। तो जैसे कि एग्जांपल्स में मैंने क्वेश्चन बताया था और जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें भी क्वेश्चन बताया था, जब भी हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या इक्ल्यूड्स डिवीजन एलोग्रिथम यूज़ करेंगे। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था उसमें मैंने क्या कहा था, जब भी दो नंबर दिया गया तो सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिविडेंड ले लेंगे और छोटा जो है उसको डिवीजर ले लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया है 225 और 135 का हमें HCF निकालना है। तो जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड ले लिया जाएगा, ले लूंगी। 225 को मैंने डिविडेंड ले लिया और 135 को डिवीजर। तो अब ऐसे ही इस डिवाइड को हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास जो HCF जो रिमाइंडर है वो 0 ना बच जाए। और हमारे पास HCF क्या होगा, लास्ट का जो डिवीजर है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो देखते हैं कि रिमाइंडर कहाँ 0 आता है। तो 135 को जब 225 से मैं डिवाइड करूंगी तो ये जाएगा 1 पे, मेरे पास आ जाएगा 135 और मेरे पास यहाँ पे बच गया है 9। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया है वो बच गया 90। अब जो सेकंड वाला जो फर्स्ट जो डिवीजर था उसको सेकंड में मैंने क्या बना देना है, डिविडेंड। तो 135 यहाँ पे आ गया, फिर से 1 पे जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बच गया 545। अब लास्ट में जो मेरे को क्या होगा, ये जो 90 है वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा और यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 45 2 90 और मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया। अब जो मैंने बोला था कि जो लास्ट का जो डिवीजर होगा वो इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, HCF। तो हमारे इस लॉन्ग डिवीजन में लास्ट का डिवीजर क्या बच रहा है, 45। तो जो HCF होगा इन दोनों नंबर का, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया लेकिन 45 जो है इनका क्या होगा, HCF होगा। बिल्कुल सिंपल है, हमने एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन किए हैं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 या 2 नंबर का, इससे बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल नहीं आएंगे। थोड़ा जो आएगा वो अलग क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे सकते हैं, जिसमें हो सकता है दोनों नंबर्स का LCM HCF निकालना हो, ऐसे करके। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें हमें निकालना है 196 एंड 38220 का। तो ये जो पार्ट है ये आपको घर से करना है एज ए होमवर्क। अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स होंगे जो मैं आपको घर पे एज प्रैक्टिस या एज होमवर्क दूंगी। अगर फिर भी आपके घर पे प्रैक्टिस करते टाइम गलत हो रहा है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप फिर से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जो थर्ड पार्ट में हमें फिर से पूछा गया है, HCF पूछा गया है 867 एंड 255 का। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड ले लेंगे। तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 867 और इसको डिवाइड कर देना है 255 से। तो सबसे पहले ये जो 255 है, हमारे थोड़ा आइडिया हो रहा है कि अगर ये 3 पे जाएगा तो 600 वैसे ही हो जाएगा और 50-50 करके 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना जा रहा है, देख क्या आएगा, 5
6 एंड 7, 765 जो है वो मेरा आ जाएगा। अब आगे क्या होगा अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे 2 रह गया, 0 और 1। अब 102 जो है वो रिमाइंडर बच गया, तो जो फर्स्ट वाला जो डिविडेंड था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 255। तो 102 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास आ जाएगा 204। ठीक है, अब मेरे पास जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया 51। तो जो लास्ट वाला डिवीजर है वो क्या है, 102, और ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 51 से, 51 टू 102, और जो मेरे पास रिमाइंडर है वो बच गया है 0। तो लास्ट का जो डिवीजर मेरे पास आया है वो आया है 51, जो कि HCF जो होगा 867 एंड 255 का वो हो जाएगा 51। लास्ट का जो डिवीजर है वो हो जाएगा। ये जो है इजीएस्ट मेथड है HCF निकालने का। किसी भी कितने भी बड़े जो 2 नंबर हैं उनसे अगर आप ऐसे निकालोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए HCF निकालना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी एग्जाम्पल्स वाली तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मतलब सेकंड ही लगे होंगे समझने में कि हमें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ऐसे 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें जो वो स्टेप याद रखने थे, हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें जो 2 नंबर ले लेने हैं, लेट a एंड b एनी पॉजिटिव इंटीजर where b इक्वल्स टू 6। तो मैंने बताया था b की वैल्यू हमें क्या लेनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन में q के पास है वही जो वैल्यू है हमें वो लेनी है, b की वैल्यू लेनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे q के साथ क्या है, 6 दी हुई है। तो अब क्या करना है, जब हमने जो किया है इक्लूड्स डिवीजन लेमा, उसके अगर हम वो अप्लाई करें यहाँ पे बाय इक्लूड्स डिवीजन लेमा, हमें क्या पता है कि a इज इक्वल टू 6q प्लस r। हम क्या है, अगर a को b से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये चीज़ आनी ही आनी है, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब जो सेकंड पॉइंट मेन ध्यान रखना है कि हमारे पास इस केस में r की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास इस केस में r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवीजर से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो कभी जो यहाँ पे है r की वैल्यू कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास फिर इसलिए r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हमें जो इतने केस मिले हैं वो सारी की सारी r की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इस इक्वेशन में जो है पुट करके देखनी है। पहला जब मैं r इज इक्वल टू 0 लेती हूँ तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो आती है 6q। ठीक है, और मैंने बोला था किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा इवन आएगा। तो ये नंबर इवन आया है तो मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया। सेकेंड, हम जब r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 1, जो कि मैंने बताया था जब भी हम किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर ओड बन जाता है, और जब भी हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो वो इवन बन जाएगा। तो यहाँ पे 6q प्लस 1 किया तो ये मेरे पास आ गया ओड नंबर। थर्ड केस है r इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 6q प्लस 2, और जब इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर जो है मेरे पास बनेगा इवन। थर्ड केस जो है वो है r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ओड नंबर ऐड कर रही हूँ तो ये नंबर पूरा ओड बन जाएगा। नेक्स्ट हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 4, और इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर इवन होगा। और जो लास्ट है जो वो पुट करेंगे r इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6q प्लस 5, और ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ओड।
तो हमें क्वेश्चन में यही चीज़ दिखानी थी कि कोई 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है, वो है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो कि हम यहाँ पे शो कर चुके हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, अगर कोई आपके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही ऐसे ही करके आना है। और यहाँ पे मैंने जो इवन ऑड लिखा है, लास्ट में एक स्टेटमेंट में भी करना कि हैंस वी प्रूव दिस स्टेटमेंट, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन किए थे दो बिल्कुल उनकी तरह ही है। तो आई थिंक अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई भी डाउट हो तो कोई संकोच ना रहे मन में, पूछ जरूर लेना। तो जो ये था क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटेंजेंट, सॉरी यहाँ पे ये आई है, of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Sorry, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमें ना जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी में हम टीवीज पे देखते हैं ना, लाल किले पे जैसे परेड होती है वही परेड होनी है, लेकिन टोटल मेंबर्स कितने हैं? एक तरफ है वो 616 मेंबर्स है और दूसरी तरफ 32। सिंपल है कि वो किसी लाइनों में चलेंगे, जैसे हम देखते हैं परेड होती है वो प्रॉपर लाइनों में बनी होती है, रोज बनी होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं। उनमें जो सबसे पहले जो आगे लोग होंगे वो 32 हैं। ये जो 32 हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है आर्मी बैंड, ये 32 है, वो उन लाइनों में आगे रहेंगे। बाकी के जो 616 मेंबर्स हैं वो उनके पीछे रहेंगे। तो अब हमें ये पूछा गया है कि कितने कॉलम्स बनाए जाएं जिनमें जो ये सारे के जो नंबर्स हैं वो प्रॉपर सभी लाइनों में इक्वली आए। तो जब मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल किया था, हमें उसमें स्वीट्स वाला कुछ काजू कतली और कुछ बादाम बर्फी करके जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर्स हैं, देखो ये जो हैं लाइनें बनेंगी और लाइनें हैं जो इन दोनों नंबर से छोटी होंगी, ठीक है। टोटल इतनी लाइनें बनेंगी जिनमें ये पूरे भी आ जाएं। तो ऐसे केस में हमें HCF निकालना होता है उन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे भी हम वो सेम चीज़ करेंगे, इनका कुछ HCF निकलेगा, कुछ कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो इन दोनों को, जो इन दोनों से निकल रहा है इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब पूरा डिवाइड करेगा। तो उन लाइनों में जो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे उतने लाइनें बनेंगी, तो जो टोटल नंबर है वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको स्टेटमेंट आपने खुद लिख लेनी है, कितने मेंबर्स कैसे हैं लास्ट में लिख लेना है। जब कॉलम्स की बारी आए तो हमें कॉलम्स में क्या निकालना है? HCF ऑफ 616 एंड 32। और ये HCF कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जो बड़ा नंबर है उसको डिवीजर बना लेना है, डिविडेंड बना लेना है, और जो छोटा है उसको डिवीजर। तो अब इसको 616 को हमें 32 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 1 पे जाएगा, यहाँ पे 32 आ गया, हमारे पास क्या बच गया? 29, ऊपर से आया 6। तो 296 को 32 से करेंगे तो ये 9 पे जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 288। अब मेरे पास क्या बच गया है? 8 बच गया। अब जो ये फर्स्ट वाला जो डिवीजर था वो सेकंड वाले में क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32, जो कि पूरा डिवाइड होता है 8 से, और मेरे पास जो रिमाइंडर है वो आ गया है 0। तो जो HCF ऑफ 616 एंड 32 का होगा वो क्या होगा? लास्ट का जो डिवीजर होता है वही जो है इन दो नंबर्स का जो क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ पे लास्ट का डिवीजर हमारे पास क्या रहा है? 8। तो HCF जब 8 आया है तो इसका मतलब है कि वो टोटल 8 लाइनें बनाएंगे और टोटल नंबर्स जो इक्वली मेंबर्स हैं वो 8 लाइन्स में आ जाएंगे। तो कुछ नहीं था, हमें सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे हमें HCF निकालना होता है, किस क्वेश्चन में कैसे हमें LCM निकालना होता है। हालांकि LCM के क्वेश्चंस तो अभी आए नहीं हैं, HCF के क्वेश्चंस ही हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ये क्वेश्चंस करना है। अगर आपको इतना समझ आ गया कि HCF निकालना है LCM तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे? हमें ना यूज़ करना है Euclid's division lemma, और हमें दिखाना है कि जब भी हम किसी एनी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है? 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप वही होता है, लेट A and B are any positive integer
वेयर b की वैल्यू हम क्या लेंगे, b की वैल्यू लेंगे 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने बोला था कि जैसे पिछले क्वेश्चंस में आता था q के साथ, लेकिन यहाँ पे आ गया है m के साथ, लेकिन b की वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट के साथ होगी। तो b की वैल्यू हमने 3 ले ली। अब अगर मैं यहाँ पे इक्लूस डिवीजन लेमा लगाती हूँ, बाय इक्लूस डिवीजन लेमा, तो मेरे पास a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3q प्लस r। ठीक है, यहाँ तक से मैं इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 1, इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या क्या होनी चाहिए, r की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू r 0 एंड लेस देन 3। मतलब 0 कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। तो इस केस में फिर मेरे पास r इज इक्वल टू हो सकता है 0, 1 और 2। तो जब हम ये केस जो है, अगर मैं ये केस r इज इक्वल टू 0 लेती हूँ, तो जो मेरी a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3q आएगी। ठीक है, अगर मैं r इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो जो मेरी a की वैल्यू है वो आएगी 3q प्लस 1। ओके, और अगर मैं r इज इक्वल टू 2 लेती हूँ तो मेरी a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3q प्लस 2। अब जो यहाँ तक था वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं। अब इसमें आगे पूछा गया था द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमने a की वैल्यूज निकाल ली है, लेकिन इनका स्क्वायर करना है और फिर बताना है कि वो जो आते हैं स्क्वायर करने के बाद वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो अब हम क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले मैंने ये वाली इक्वेशन ली 2, इसको 3 नाम दे दिया और इसको 4 नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैंने 2 उठाई और उसको लिख दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैं जब 2 उठाऊंगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो मेरे पास क्या रहेगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 9q स्क्वेयर। अब देखो 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3q स्क्वेयर। जो यहाँ पे मैंने लिखा इसको तोड़ा है, इसका रीजन ये है कि जो ये 3 है और 3q स्क्वेयर है, इसको 3q स्क्वेयर को मैंने डिनोट कर देना है m से। तो मेरे पास जो m है वो क्या हो गया, m एनी मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। जैसे कि अगर मैंने अब यहाँ पे इसको लिख दिया 3m और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m है एनी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, किसी ना किसी से, जैसे 3 को मैंने यहाँ से डिवाइड किया 3q स्क्वायर से, तो m वह होगा जो कि कोई ना कोई मल्टीपल होगा 3 का। तो पहले केस में मैंने जो 3q स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो 3 का मल्टीपल तो 3q स्क्वायर था उसको m लिख दिया। जब दूसरे केस में इक्वेशन कौन सी आती है, इक्वेशन 3 को जब मैं फिर से स्क्वायर करती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, तो उसमें मेरे क्या आएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसका जब मैं होल स्क्वायर निकालूंगी तो मेरे पास जो है वो एक आइडेंटिटी यूज होगी, और वो कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही सेम आइडेंटिटी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हो, वही सेम आइडेंटिटी जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो मेरे पास बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1, तो मेरे पास रह गया 6q। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, फिर लास्ट में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब जो मैंने बोला था m जो वो एक जो इंटीजर है वो इंटीजर होना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल आ रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q, पर मैं इसको लिख सकती हूँ m। तो मेरे पास जो ये इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1। जब मैंने इस सेकेंड इक्वेशन में भी स्क्वेयर किया तो भी मेरे पास जो फॉर्म आई है वो आई है 3m प्लस 1 की फॉर्म में। नेक्स्ट और देखते हैं, एक तो हमें 3m चाहिए था और एक 3m प्लस 1 की फॉर्म में। देखते हैं जो थर्ड में है वो 3m की फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कौन सी, 4 को,
जब इक्वेशन 4 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगी तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लगेगी वहाँ पे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। तो इस चीज़ को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ आगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q और मैं 4 को लिख दूंगी 3 प्लस 1। तो अब जो यहाँ पे है मेरे पास कॉमन निकल रहा है 3, बच गया अंदर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो यहाँ पे जो मल्टीपल है 3 का उसको मैंने लिख दिया है 3m प्लस 1। तो हमारे पास 3 केस आए थे और तीनों केसेस में हमने देखा है कि एक बार आया है 3m, एक बार आया है 3m प्लस 1 और जो थर्ड टाइम आया है वो भी आया है 3m प्लस 1। अगर यहाँ पे और भी केसेस आते तो वो भी हमें जो आगे हम सिंप्लीफाई करते रहते तो वो भी आते 3m प्लस 1 की फॉर्म में। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है और यही हमने जो है इस क्वेश्चन में शो कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल इसके जैसे, मैं आपको फिर भी थोड़ा हिंट दे देती हूँ। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब है। लेकिन जो थोड़ा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेंथी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो है केसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके 8 तक हो सकती है। वही जो फर्स्ट के 2-3 स्टेप है वो सेम रहेगी। a और b यानी पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू हम 9 ले लेंगे। तो अगर वहाँ पे r की वैल्यूज़ के लिए जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उन सब के केसेस में जब हम उनका क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही आएंगे। अब बात रहती है कि क्यूब के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। a प्लस b का अगर जब मैं क्यूब करती हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी लगती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, और अगर मेरे पास माइनस हो जाता है, यहीं पे मेरे से ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं माइनस वाला फिर भी बता देती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी हो जाता तो यहाँ पे हो जाता a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो आपने ये क्वेश्चन जो है घर से ट्राई करना है क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। आपने पूरे के पूरे जो है इसमें जो केसेस आएंगे वो ट्राई करने हैं और देखना है कि हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही है या नहीं। आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। अगर किसी का नहीं निकल रहा है उस वे में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज के कंप्लीट के साथ हमारी आज के जो लेक्चर है वो भी जो है कंप्लीट होता है, ओवर होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके डाउट्स के साथ और अगर डाउट्स नहीं हुए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक प्लीज़ हमारे चैनल्स को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी, आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं।